हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जीएसटीआर 4 की रिटर्न कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करनी है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको कॉम्पोजिशन स्कीम को समझना जरूरी है। एक कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के अंतर्गत है, दूसरी नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार के द्वारा नोटिफाई की गई है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति गुड सप्लाई करता है और सर्विसेज सप्लाई करता है सिर्फ 10% तक जो उसकी टर्नओवर है या 5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी हाई हो, उस केस में यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये से नीचे है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरर हो, फूड सप्लायर, इनकी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर ट्रेडर हो। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति स्पेशल स्टेट्स में है तो उस केस में देखा जाता है कि उसकी टर्नओवर यदि 75 लाख रुपये से नीचे है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। फ्रेंड्स, इस केस में भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरर हो सकता है, फूड सप्लाई या ट्रेडर्स, इनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी के रेट अलग हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में उसे 0.5% अपनी टर्नओवर का स्टेट या यूटी में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत सीजीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स पे करना है और 0.5% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत यानी कि टोटल 1% टर्नओवर का उसे टैक्स पे करना होता है। यदि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में 2.5% उसे टर्नओवर का जो उसकी स्टेट में है, यूटी में है, उसका सीजीएसटी के तौर पे कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना है और 2.5% स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स पे करना है, यानी कि टोटल 5% टैक्स पे करना है। और यदि कोई और व्यक्ति है यानी कि ट्रेडर है तो उसे 0.5% अपनी टर्नओवर का टैक्सेबल सप्लाई जो वो करता है गुड्स और सर्विस की, उसका उसे टैक्स पे करना है सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 0.5% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत यानी कि 1%। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सर्विसेज सप्लाई करता है या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, इनकी कॉम्पोजिट सप्लाई करता है तो उस केस में भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि यदि व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये से कम है तो उस केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि व्यक्ति को 3% सीजीएसटी पे करना है और 3% एसजीएसटी पे करना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है तो फाइनेंशियल 1920 के लिए उसे कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए CMP 8 उसे फाइल करनी होती है, यानी कि क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 दिनों के अंदर उसे अपने टैक्सेस पे करने हैं। लेकिन जनवरी से मार्च 2020 के लिए यह डेट अब 7 जुलाई 2020 कर दी गई है। इस डेट तक व्यक्ति को अपने टैक्स पे करने हैं जनवरी से मार्च 2020 के लिए। उसके बाद व्यक्ति को GSTR 4 फाइल करनी है या 15 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है और उसके बाद व्यक्ति को GSTR 9A फाइल करनी है, जिसके लिए की डेट अभी 31 दिसंबर 2020 है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आप जनवरी से मार्च 2020 के लिए टैक्स 7 जुलाई को पे करेंगे तो उसके बाद GSTR 4 जो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करनी है वो 15 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। तो इस प्रकार आपके पास सिर्फ 8 दिन ही बचेंगे। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि GSTR 4 में आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है और वो आपको अभी से तैयार करके रखनी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड, GSTR 4 को फाइल करने के लिए कौन सा रूल दिया गया है, इसके लिए रूल 62 दिया गया है, CGST रूल 2017, जिसमें कि बताया गया है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को हर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद GSTR 4 को फाइल करना है। वैसे तो ये रिटर्न फ्रेंड्स आपको 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ये डेट एक्सटेंड की गई है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने पहले कॉम्पोजिशन स्कीम ली है फाइनेंशियल 1920 में, उसके बाद वो रेगुलर स्कीम में आ गया है, उसे भी GSTR 4 को फाइल करना जरूरी है उस पीरियड के लिए जब उसके पास कॉम्पोजिशन स्कीम थी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया है और उसके बाद वो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत आ जाता है, उसे भी उस पीरियड के लिए GSTR 4 को फाइल करना है जब उसने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के जरिए 3% CGST और 3% SGST पे किया है।
फ्रेंड्स, अब हम फॉर्म GSTR 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रूल 62 के अंतर्गत आपको फाइल करना है। ये फॉर्म फाइल करना है जिन व्यक्तियों ने GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग GST पे किया है, यानी कि 3% CGST और 3% SGST। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे GST नंबर भरना है, उसके बाद लीगल नेम, ट्रेड नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर भी आपकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी GST पोर्टल पर। इसके अलावा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ईयर एंड भी ऑटोमेटिकली आएगा जब आप फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद आपको जो डिटेल फिल करनी है वह इनवर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस है। फ्रेंड्स, जिस सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पर कंपोजिशन टैक्स पेयर को भी GST पे करना होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। यहाँ पे देखिए, ये कॉलम जो है वो ग्रे में है, ये डिटेल नहीं फिल करनी, आपको GST नंबर ऑफ द सप्लायर वाइज यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। यानी कि जिन भी सप्लायर से आपने सप्लाई ली है वो डिटेल इनवर्ट सप्लाई के आपको GST नंबर वाइज कंसोलिडेट करनी है और यहाँ पे फिल करनी है। 4A के अंतर्गत आएगी, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। जो सप्लायर GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उनसे आपने कितनी सप्लाई ली है उसका GST इनवॉइस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आपके बात ध्यान पे रखनी है कि आप पे GST नंबर वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे रेट भी अलग से स्पेसिफाई करना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग से मेंशन करना है। इस प्रकार यहाँ पे GST इनवॉइस और रेट वाइज हर सप्लायर की डिटेल आपके पास अलग से उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए आप अपने एक्सेल शीट में अभी से डेटा मेंटेन कर लें, अपने लेजर के साथ उसे टैली कर लें। फ्रेंड्स, यदि आप इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि टेबल 4 में आपको जो डेटा भरना है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर भरना है, इनवर्ट सप्लाई का डेटा, लेकिन ये रेट वाइज और GST वाइज आपको शो करना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने 12% की सप्लाई ली है रजिस्टर्ड व्यक्ति से और 18% की भी सप्लाई ली है सेम सप्लायर से, तो आपको GST वाइज और रेट वाइज वो डेटा अलग से शो करना है इस फॉर्म के अंतर्गत। इसलिए आप इसे अभी से मेंटेन कर लें अपनी एक्सेल शीट में। फ्रेंड्स, टेबल 4B में आपको इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज की डिटेल सेपरेटली देनी है। यहाँ भी डिटेल आपको GST नंबर वाइज देनी है सप्लायर के और रेट वाइज देनी है। फ्रेंड्स, आपको टेबल 4C में इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर की डिटेल देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको टेबल 4D में इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड डिटेल देनी है, लेकिन यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल फिल करनी है और रेट वाइज ये डिटेल फिल करनी है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर GST रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को ही पे करना होता है। उसके बाद टेबल नंबर 5 में आपकी जो समरी है सेल्फ सेस टैक्स जो कि आपने GST CMP 8 GST पोर्टल पर फाइल किया है उसकी समरी आ जाएगी। नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट, डेबिट नोट और एनी अदर एडजस्टमेंट, ये सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी GST पोर्टल पर इस फॉर्म के अंतर्गत है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको टेबल नंबर 6 के अंतर्गत डिटेल देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई की रेट वाइज डिटेल देनी है। इनवर्ट सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट, डेबिट नोट एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट। इस प्रकार पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपको आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है रेट वाइज। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जो TDS और TCS क्रेडिट रिसीव किया गया है उसकी डिटेल फिल करनी है। GST नंबर ऑफ डिडक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ग्रोस वैल्यू, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पेबल एंड पेड वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी कि जो टेबल 6 में आपका टैक्स पेबल आया है और जो ऑलरेडी आप GST CMP 8 के जरिए टैक्स पे कर चुके हैं ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और बैलेंस अमाउंट टैक्स पेबल होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल कितना है, इंटरेस्ट पेड, लेट फीस पेड की आपको डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद यदि आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने ज़्यादा अमाउंट जमा कर दिया है तो उसका रिफ़ंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इस फॉर्म के जरिए। और उसके बाद आपको ये फॉर्म वेरीफाई करके GST पोर्टल पर फाइल करना है ऑनलाइन। फ्रेंड्स, क्या GSTR 4 को फाइल करना मैंडेटरी है? जी हाँ, GSTR 4 को फाइल करना मैंडेटरी है यदि व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है फाइनेंशियल 1920 में। फ्रेंड्स, ये फॉर्म जैसे ही GST पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाता है हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो taxil@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।